Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, today we are going to talk about that how carbon dioxide is produced in tissue or cells and how it is transported from peripheral tissue to the lungs. ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर बनती है, बनने के बाद कैसे ब्लड वेसल्स में आती है और ब्लड वेसल से जाकर एल्वियोलाई यानी लंग्स तक पहुंचती है, फिर लंग्स से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, ये कैसे होती है। फिर साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फिर ईटा एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एमडीकैट ईटा टेस्ट के लिए, उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जस्ट प्रीवियस लेक्चर को जस्ट रिकैप करते हैं ताकि आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। हमने ये कहा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है, एल्वियोलाई से ये ब्लड कैपिलरीज में छलांग लगाती है। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, एक रिवर है ब्लड का। अब ऑक्सीजन के पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो यह है कि ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें आरबीसीज भी हैं। फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है, इसके साथ अटैच हो, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, ताकि इसके साथ अटैच हो और यहां से इजीली हार्ट में मूव करे, फिर हार्ट से बॉडी के सेल्स तक आए। एक इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी ये अपॉर्चुनिटी है कि ये जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में आ रही है, ये ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कहां पे आए, ब्लड सेल टिश्यू या सेल्स में। इसके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो एक बात हमने कही थी कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेके आता है तो आगे सेल्स बैठा हुआ होता है, सेल्स बड़ा ही परेशान होता है। वो क्या कहता है, मुझे ऑक्सीजन दो, क्योंकि ऑक्सीजन इसकी नीड है, इसके पीछे तड़प रहा होता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, एक आरबीसीज को मैंने ये मैग्नीफाई किया हुआ है और आरबीसीज में ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। लास्ट टाइम हमने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस की थी। हमने ये कहा था हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स होती हैं और हर सब यूनिट के साथ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अटैच होता है। सो 4 सब यूनिट्स हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स या 8 एटम्स अटैच होंगे इसके साथ। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आएगा, यहां पे सेल्स परेशान बैठा हुआ है, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है जो डिसॉल्व फॉर्म में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होगी प्लाज्मा में, वो तो इजीली यहां से डिफ्यूज होकर सेल के अंदर पहुंच जाएगी, ये तो क्लियर है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन आरबीसी है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, वो हीमोग्लोबिन उसको नहीं छोड़ता। हीमोग्लोबिन कहता है मुझे भी चाहिए, सेल्स को नहीं देता। यहां पे कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि कोई फैक्टर्स या कोई मजबूरियां होती हैं जो हीमोग्लोबिन को इस बात पे मजबूर कर देती हैं कि जो ये ऑक्सीजन लेके आया है, ये मजबूरन किसको दे दे, सेल को दे दे। हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था। अब उन फैक्टर्स को जस्ट रिकैप करते हैं और उन्हीं फैक्टर से आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में सेल के अंदर आई, सेल के अंदर आने के बाद यहां पे यहां पे ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होके स्मॉलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट होती हैं और स्मॉलर यूनिट्स हर सेल्स में पहुंचती है।
अब यहां पे क्या चीज मौजूद है? ग्लूकोज मौजूद है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शन के रिजल्ट में एक चीज बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके लिए ये केमिकल रिएक्शन हुआ है वो बनेगी, जिसको एटीपी कहते हैं। इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में छलांग लगाएगी और ब्लड कैपिलरीज ऐसा समझें कि समंदर है। अब इस समंदर में बॉड्स भी मौजूद हैं जिनको आरबीसीज या हीमोग्लोबिन्स कहते हैं। अब ऑक्सीजन के पास एक तो अपॉर्चुनिटी यह है कि वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर बोट के ऊपर बैठकर आराम से यहां तक पहुंचे, और दूसरा यह है कि या वो खुद छलांग लगा के तैरती हुई ब्लड प्लाज्मा में सेल्स तक पहुंचे। 3% ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, जबकि 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर सेल्स तक पहुंचती है। जो डिसॉल्व फॉर्म में होती है वो ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाती है सेल्स में और ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और प्लस एटीपी बनेगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अब सेल के अंदर ज्यादा है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पे इसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सेल्स के अंदर ज्यादा है, क्योंकि यहां पे ये बन रही है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, पार्शियल प्रेशर कम है। तो हमने डिस्कस किया था यहां पे जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो मोर देन 45 होता है, जबकि यहां पे जो होता है वो 40 होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? यहां से यहां पे मूव करेगी। कोई बता सकता है कि ये कौन से प्रोसेस से मूव करेगी? हमेशा ये बात याद रखनी है, ईटा एमडीकैट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईटा एमसीक्यूज के लिए। ऑक्सीजन 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर होने की वजह से, सॉल्युबल होने की वजह से यहां से मूव करेगी कहां पे? यहां पे। यहां तक क्लियर है? अब यहां से आगे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे, ये सबको क्लियर हो गया है। अब इससे आगे मैकेनिज्म ये पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। अब ऑक्सीजन जो इसके साथ बाइंड है, हीमोग्लोबिन ने अभी ऑक्सीजन नहीं छोड़ी। ये जो ऑक्सीजन अंदर एंटर हुई है ये डिसॉल्व फॉर्म में थी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सेल के आरबीसी के अंदर एंटर होगा। ये आरबीसी के अंदर एंटर होगा। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इधर बाहर ही रह जाएगा, ब्लड कैपिलरी में, प्लाज्मा में रह जाएगा। जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा इसकी जो परसेंटेज है वो 7% है, जबकि 93% जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे जाएगा? आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एंटर होगा। यहां से आगे कंसेप्चुअल पॉइंट है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन को ये मजबूर कर देगा कि वो अपने जो ऑक्सीजन अपने साथ लाया हुआ है, जो सेल्स को चाहिए, यहां से ऑक्सीजन को छोड़े और सेल्स के अंदर एंटर हो। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली दौड़ता हुआ आएगा और इसके साथ बाइंड कर देगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देगा। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड 93 में से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी के अंदर अगेन रिवाइज कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बना डिसॉल्व ऑक्सीजन से, यहां से ब्लड कैपिलरी में आया। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हुआ, कितना 7%, और बाकी जो 93% था वो आरबीसी के अंदर एंटर हो गया। आरबीसी के अंदर एंटर होने के बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आया हुआ है उसके साथ बाइंड करेगा, और कुछ आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जो वाटर मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनेगा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कहते हैं ताकि क्लियर हो जाए, फिर आगे मूव करते हैं। हमने ये कहा कि ऑक्सीजन लंग्स से कैपिलरीज में आएगी, कैपिलरीज में आने के बाद 3% जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व फॉर्म में होगी प्लाज्मा में, जबकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है 97% उसके साथ अटैच होकर सेल्स तक पहुंचेगी। यहां पे सेल्स परेशान बैठा हुआ है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर सेल या टिश्यू में चली जाएगी। टिश्यू में जाने के बाद यहां पे ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी। रिएक्शन के रिजल्ट में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा प्लस एटीपीज बनेंगे। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल्स के अंदर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज हो रही है, उसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है सेल्स के अंदर, जबकि ब्लड कैपिलरीज में इसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो क्या करेगा? हाई पार्शियल प्रेशर से या लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे पहुंचा है, कहां पे? ब्लड कैपिलरीज में, तो इसके पास या तो ये यहां पे जो प्लाज्मा मौजूद है इसमें डिसॉल्व होना है इसने, और डिसॉल्व होके मूव करना है एल्वियोलाई की तरफ। तो ये कितना 100% अगर आया है तो 100 में से जस्ट 7% डिसॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर और प्लाज्मा में मूव करता हुआ लंग्स की तरफ जाता है। या इसमें से जो 93% कार्बन डाइऑक्साइड साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में एंटर होता है। एंटर हो गया, इसमें से 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, जबकि 23% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट आकर अटैच होगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट या प्रोटीन के साथ अटैच होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल ये हीमोग्लोबिन है, ये हीम पार्ट है, हीम पार्ट के साथ ऐसे चेन लगी हुई है अमाइनो एसिड्स की। लास्ट में एन ग्रुप एंड
यूं सिचुएशन होती है। अब होगा क्या, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आकर इधर अटैच हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यूं आकर इधर अटैच हो जाएगी। ये जो लास्ट पार्ट है तो ये यूं बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, रिएक्शन के रिजल्ट में, ये जो रिएक्शन है इरिवर्सिबल है, डिस्कस कर चुके हैं, इसके रिजल्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको H2CO3 कहते हैं। H2CO3 अनस्टेबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन करेगा और फर्दर दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाएगा। एक को हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट HCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आकर अटैच हो चुकी है इसके साथ, हीम पार्ट है, ये आगे ये ग्लोबिन पार्ट है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन है, इसके साथ आकर ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर अटैच हो चुकी है यूं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट और हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये आकर ये जो प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड्स की चेन है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। यहां पे ये समझे अमाइनो एसिड्स है क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, और यहां पे ये नेगेटिव अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टाडीन, यहां पे मेजरली क्या चीज मौजूद होती है, हिस्टाडीन। यहां पे इस चेन के साथ ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं आकर अटैच हो जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड आकर अटैच हुआ, अटैच और हाइड्रोजन आयंस जब आकर अटैच हुआ तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये इसको मजबूर कर देगा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को छोड़ो ताकि सेल की तरफ जाए, वहां पे सेल की जरूरत है। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां से आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 7% डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर होती है, 7%, जबकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जस्ट 23% इसके साथ अटैच होकर बाइंड होकर ट्रांसफर होती है। सो 23% ऐसे होती है, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके रिएक्शन के रिजल्ट में बाइकार्बोनेट बनाती है, और यह बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद कहां पे शिफ्ट होता है, एल्वियोलाई तक पहुंचता है, फिर उसके बाद फिर रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होता है। सो HCO3 70% HCO3 की फॉर्म में रिलीज होता है। ईटा एमडीकैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 23% कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, जस्ट 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में, एंड 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन बाइंड करेगा, बाइंड करने के रिजल्ट में हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन बफर मेंटेन करना है, पीएच मेंटेन करना है। कॉमनली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन जस्ट ऑक्सीजन को कैरी करना है, लेकिन ये बात याद रखनी है, हीमोग्लोबिन का यह फंक्शन भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच करे इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट करे। एक इसका यह फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑलरेडी आपको पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी डिस्कस किया है और कुछ करेंगे। तीसरा इसका फंक्शन होता है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है,
तो क्या डिफरेंट एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे? तो नहीं करेंगे। इस वजह से हीमोग्लोबिन का एक ये भी फंक्शन है, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहां पे मौजूद हो उनको अपने साथ बाइंड करवा देता है और एसिड बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है और ब्लड कैपिलरीज जहां पे जरूरत हो वहां पे लेके जाता है, जहां पे ब्लड कैपिलरीज डायलेट होती हैं। ये इसके क्या हैं? ये इसके फंक्शंस हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरिफेरल टिश्यू या सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ के बाद कार्बोनिक एसिड बनेगा विद द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे एक एंजाइम होगा जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। इस एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पेरिफेरल टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आरबीसीज में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के रिजल्ट में हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। हाइड्रोजन आयंस की ज्यादती की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग की वजह से, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग की वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ रिड्यूस हो जाती है। क्यों? ये दोनों मजबूर कर देते हैं कि ऑक्सीजन यहां से इसकी जान छोड़ दे, हीमोग्लोबिन के साथ हट जाए। इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोहर इफेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पेरिफेरल टिश्यू में ज्यादा होने की वजह से जब ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयन बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके साथ अटैच होगी हीमोग्लोबिन के साथ और हाइड्रोजन आयन जो अटैच होंगे, ये दोनों ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कर देंगे जो इसके साथ ऑलरेडी अटैच है और ऑक्सीजन को यहां से लॉस करवा देंगे। इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना है, ये बाइकार्बोनेट आयन जो आरबीसी है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा, बल्कि ये यहां से मूव करेगा कहां पे? प्लाज्मा में मूव करेगा। लेकिन यहां पे एक स्पेशल चैनल होगा जो इसको मूव करवाएगा। इस चैनल को कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल आर प्रोटीन। इसके यह मतलब है कि बाइकार्बोनेट जो यहां पे बना है, यह बाइकार्बोनेट यहां से मूव करेगा प्लाज्मा में। जब ये यहां से नेगेटिव चार्ज बाहर मूव करेगा तो जो इनर साइड है वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे जो बाहर प्लाज्मा में क्लोराइड आयन मौजूद हैं, नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, ये क्लोराइड आयन यहां से शिफ्ट होंगे इनर साइड पे। इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है और हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने एक्सप्लेन किया है। इसको अगेन रिवाइज करता हूं। साइटोप्लाज्म के अंदर, आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर HCO3 बना, HCO3 ने शिफ्ट होना है प्लाज्मा में, जबकि जब प्लाज्मा में शिफ्ट होगा तो अंदर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की ज्यादा है, तो प्रॉब्लम है। तो इस आयंस की मेंटेनेंस के लिए यहां पे जो प्लाज्मा में क्लोराइड मौजूद है, ये क्लोराइड आयन क्या करेगा? यहां से मूव करेगा, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट का नाम देते हैं, जिसको दूसरा नाम हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये शिफ्ट हो जाएगा, इसके बाद
एक तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये वापस बैक हार्ट में, ये जो डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है बैक हार्ट में, ये जो HCO3 प्लाज्मा में मूव करेंगे हार्ट में। जब हार्ट तक मूव करेंगे, हार्ट के बाद इस जगह पे आ जाएंगे। अब इस पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिजॉल्व फॉर्म में भी यहां पे मौजूद है प्लाज्मा में, जबकि आरबीसी ये जो आया है आरबीसी के अंदर भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और HC बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा में मौजूद है। तो ये HCO3 कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन और जो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहां से ये यहां पे कैसे मूव, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी हमने देख लिया है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन सी फॉर्म में ट्रेवल करेगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी कैपिलरी में, मूव करने के बाद या तो डिजॉल्व फॉर्म में जाएगी 70%, या जो इसमें आरबीसी मौजूद है ब्लड के अंदर उसके अंदर इंटर होगी। उसके अंदर इंटर होने के साथ 23% डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, और जो 70% है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, वाटर के साथ, जिसके रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। कार्बोनिक एसिड फर्दर डिवाइड होकर हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयन देगा। यह हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अब ये ब्लड आएगा हार्ट में, ये वही हार्ट है। अब यहां से इस हार्ट से मूव करेगा दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी में। अब यहां पे जब आएगा तो यहां पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं, HCO3 भी मौजूद है जो डिजॉल्व हुआ था, बना कहां पे था, आरबीसी में बना था, रिएक्शन के रिजल्ट में बना था, फिर वहां से मूव किया था प्लाज्मा में, फिर क्लोरीन बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट हुई थी जिसको क्लोराइड शिफ्ट का नाम दिया था। अब HCO3 यहां पे मौजूद है। कुछ 7% जो हमने कहा था डिजॉल्व होता है, ये 7% कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी मौजूद है। अब यहां पे जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा है, जबकि यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कम है। यहां पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, यहां 45 है, जबकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो 40 है। अब कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है या कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा है। अब ये जो डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इजीली मूव करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रिंसिपल के तहत, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ये भी क्या करेगी, ये प्लाज्मा में आएगी, प्लाज्मा में आने के बाद डिफ्यूज कर जाएगी किसमें, एल्वियोलाई में। लेकिन इसके अंदर कोई चीजें मौजूद थी, उसको डिस्कस करते हैं। हमने ये कहा था कि यहां पे हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद थे, कुछ बाइकार्बोनेट भी मौजूद थे, जो किसके रिएक्शन के रिजल्ट में बने थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के रिएक्शन से बने थे। क्या बना था, HCO3 और H2O ने रिएक्शन किया, इसके रिजल्ट H2CO3 बना था, जो फर्दर रिएक्ट किया था, रिएक्शन के रिजल्ट में ये दो प्रोडक्ट्स बने थे, ये वहां से बने थे। और यहां पे हीमोग्लोबिन मौजूद था, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन थी, प्रोटीन चेन थी, और इस प्रोटीन चेन के एंड में भी कार्बन डाइऑक्साइड अटैच था इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमीनो ग्रुप, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक तो डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, एक कार्बो अमीनो ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मौजूद है,
एक बाइकार्बोनेट आयन में मौजूद है। जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में आरबीसी में है वो भी इधर मूव करेगी प्लाज्मा में, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरी है, वहां से मूव करेगी उसमें। लेकिन जो ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आरबीसी में कम है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। मीन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो तो यह रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बनाकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाएंगे। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अब कम हो चुकी है, यह यूज हो चुका है इन रिएक्शंस में, जो था भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है, अब क्या होगा, यह रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो चुकी है। अब क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन दोबारा रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने शुरू में कहा था कि यह रिवर्सिबल है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको रिएक्शन करवा के दोबारा से क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। एंजाइम वही होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज फर्दर टूटेगा दो प्रोडक्ट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस तो ऑलरेडी इधर मौजूद थे, किसके साथ, ग्लोबिन चेन के अमाइनो एसिड के साथ अटैच थे, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड हैं ये हिस्टडीन अमाइनो एसिड्स हैं मोस्टली, और हिस्टडीन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन ने इस नेगेटिव चार्ज को बाइंड किया हुआ था इस पोजीशन पे, अगर आपको याद हो। अब हाइड्रोजन आयंस यहां से निकलेंगे और ये बाइकार्बोनेट आयन दोबारा से आरबीसी में एंटर होगा। दोबारा से एंटर होकर ये दोनों रिएक्शन करेंगे। अब प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन दोबारा यहां पे आया, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट डिफ्यूज होगी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हाइड्रोजन और कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट करके दोबारा से ये प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिलीज हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अटैच है, इसके साथ क्या चक्कर होगा, जो ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी है उसको कम कर देता है। इस केस में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई थी पेरिफेरल टिश्यू में। कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसंट्रेशन ज्यादा हुई थी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ आके अटैच हुआ था। अटैच होकर इसके साथ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल था उसको यहां से सेल्स की तरफ भेज दिया था, अगर आपको याद हो। इस अफेक्ट को हमने बोहर अफेक्ट कहा था। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, पेरिफेरल टिश्यू में यह हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब सेल्स में ज्यादा थी तो प्लाज्मा में या ब्लड कैपिलरी में आई थी, ब्लड कैपिलरी से ये सेल्स के आरबीसी के अंदर एंटर हुए थे। आरबीसी के अंदर एंटर होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुए थे हीमोग्लोबिन के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में अटैच हुए थे तो इसने ऑक्सीजन की एफिनिटी यहां से कम कर दी थी और ऑक्सीजन इजीली यहां से मूव कर गई थी। इस अफेक्ट को हमने कहा था बोहर अफेक्ट। लेकिन यह वाला जो केस है अब यह उलट है। इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अब ज्यादा है। क्यों? यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। जब ऑक्सीजन की यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से डिटैच कर देगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां से बैक मूव करेगी।
अब इस अफेक्ट को, किस अफेक्ट को? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन के साथ कम करेगा, इसको कहते हैं हेल्डन अफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेल्डन अफेक्ट। इस पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं, एमडी कैट ईटा टेस्ट इंटरव्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोहर अफेक्ट एंड हेल्डन अफेक्ट? बोहर अफेक्ट यह कहता था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पेरिफेरल टिश्यू में, सेल्स में ज्यादा होगी, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जाकर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन है ये साथ से डिटैच हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बोहर अफेक्ट। लेकिन अब जब वापस एल्वियोलाई की तरफ जाएगा, तो एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन के साथ क्या चीज अटैच है? कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे अटैच है। अब ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन लाके इसको डिटैच कर देगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ दोबारा से अटैच होकर दोबारा से मूव करेगा और ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इसकी पोजीशन कहां पे? हेल्डन अफेक्ट की पल्मोनरी पॉइंट्स पे, और इसकी पोजीशन कहां पे है? पेरिफेरी। ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इसको समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है, आकर हार्ट में इंटर होने के बाद टिश्यू सेल्स तक पहुंचती है। अब सेल्स तड़प रहे होते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिले। अब ये ऑक्सीजन सेल्स की तरफ आती है। अब सेल्स के अंदर जब इंटर होगी, इंटर होने के बाद रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस किस में आएगी? ब्लड कैपिलरीज में आएगी, जिसमें से 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी, जबकि 93% आरबीसी के अंदर एंटर होगी। आरबीसी के अंदर जब एंटर होगी तो उसमें से 70% वाटर के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बनाएंगे, मींस के थ्रू बाइकार्बोनेट 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगी, जबकि 23% डायरेक्ट आकर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएंगे और यहां से मूव करेगी पल्मोनरी आर्टरी में। जब पल्मोनरी आर्टरी में आएगी तो यहां पे कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, जबकि एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। तो क्या होगा? यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज फॉर्म में है थी वो तो मूव करेगी, आरबीसी के अंदर जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड थी वो मूव करेगी। जब आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ये जो रिएक्शन ये बाइकार्बोनेट आयन बना था ये रिवर्सिबल हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जब रिवर्सिबल होगा तो बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में मौजूद है वो भी मूव करेगा आरबीसी में, और दोबारा से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड दोबारा रिएक्ट करके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यह वाटर आरबीसी के अंदर दोबारा स्टोर हो जाएगा ताकि दोबारा से प्रोसेस कर सके, जबकि यह कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मूव कर जाए। अब लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, राइट द फैक्टर्स affecting the affinity of carbon dioxide with hemoglobin.